हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। आप लोगों में से कोई भी दोस्त अपनी इस कहानी को या कोई भी कहानी को किसी भी चैनल पर अपलोड ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके ही चैनल का लॉस होगा, जिससे आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी और आपका चैनल बंद हो जाएगा। हमारी ये कहानी बिल्कुल पूरी तरीके से हमारी खुद की लिखी हुई है, तो इसलिए आप लोग इसे नज़रअंदाज ना करें, और कोई भी अगर ऐसा करे तो उसके चैनल पर जाकर मेरी सपोर्ट में वहाँ पर उसकी वीडियो को रिपोर्ट भी ज़रूर करें और मुझे बताएं अगर आप कहीं किसी भी चैनल पर ऐसी अपनी कोई वीडियो देखते हैं तो। दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई कहानी आपको अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको 7 बजे से पहले हर रोज़ नोटिफिकेशन आ जाए कि आपकी कहानी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आज के सीक्रेट घर जमाई के एपिसोड नंबर 72 में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कल हमने देखा कि किस तरीके से समर को बार बार एक्साइटमेंट हो रही थी। जब भी वो किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो उसके अंदर कुछ अलग ही महसूस होने लगता। अब वो हिमांशी और पायल के घर से तो निकल आया था। उसके बाद निकलने के बाद हिमांशी चाहती थी कि वो समर को बता दे कि पायल प्रेग्नेंट है, लेकिन पायल नहीं चाहती थी कि वो समर को कुछ भी बताए। पायल ने जटिलताओं से भरे हुए चेहरे के साथ हिमांशी से कहा, हिमांशी, उसे या किसी और को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मत बताना। मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुकी हूँ। एक लड़की के लिए जिंदगी में दो सबसे अहम पल होते थे, और एक शादी, दूसरा माँ बनना। पायल जाहिर तौर पर समर को बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकी थी क्योंकि समर पहले से शादीशुदा था और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। पायल को थकान महसूस हो रही थी। हिमांशी से थोड़ी बातचीत करने के बाद वो अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ी। वो अच्छी तरह सोना और आराम करना चाहती थी। वहां पायल के घर से निकलने के बाद समर हॉस्पिटल की तरफ से चल पड़ा था। इस समय उधर हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम नंबर 1 में कियारा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को पकड़े हुए। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो बहुत दुखी हो रही थी। अपने और समर की शादी को याद करके उसका दिल दुखी हो गया था। पहले तो उन्होंने एक ग्रैंड इवेंट वेडिंग प्लान कर ली थी और ढेर सारे रिश्तेदार और दोस्तों को भी बुला लिया था, लेकिन आखिरकार उसका एक्सीडेंट हो चुका था। कियारा बुरी तरह से घायल हो गई थी, इसलिए वो सिर्फ हॉस्पिटल में आराम कर सकती थी। उसे अपनी माँ से पता चला था कि समर दिल्ली गया है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि क्यों गया है, क्योंकि समर ने उसे नहीं बताया था। तभी समर उस रूम में आ गया। जब समर रूम में आया तो उसने देखा कि कियारा रो रही थी। उसको रोता हुआ देखकर समर ने अपने दिल में दर्द महसूस किया। समर ने इस दर्द भरे दिल से उससे पूछा, हनी, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? वो उसको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती थी। वहीं समर को अंदर आता देखकर कियारा ने रोना बंद कर दिया। उसका चेहरा खुशी से भर गया। उसने खुश होते हुए कहा, जानू, आप वापस आ गए हैं। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन तो पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम रो क्यों रही हो? मैं भी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ, अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो। कियारा ने धीरे से कहा, नहीं नहीं डार्लिंग, मुझे किसी ने दुखी नहीं किया, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। समर ने उसके पास बैठते हुए कहा, लगता है तुम अपनी चोटों की वजह से दुखी हो। इन चोटों की चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कियारा ने उदास स्वर में कहा, नहीं, मैं चोटों की वजह से दुखी नहीं हूँ। मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि हमारी शादी पूरी नहीं हो पाई। वो सचमुच में समर के साथ पूरे रीति रिवाज से शादी करना चाहती थी। एक ऐसी शादी जिसमें पूरे शहर आ गया था, लेकिन एक्सीडेंट के कारण उसकी शादी अधूरी रह गई। कियारा की बात सुनकर समर को अचानक सब समझ में आ गया था। कियारा उदास थी क्योंकि वो शादी नहीं कर पाई, लेकिन यह तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो और शादी ग्रैंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हनी, उदास मत हो। जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम इससे भी ग्रैंड शादी का ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं पूरी दुनिया को अपनी इस शादी में शामिल होने के लिए बुलाऊंगा। समर कियारा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था,
उसकी बात सुनकर कियारा का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, जानू कि आप सही कह रहे हैं, हम एक और ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। कियारा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। शादी से पहले कोई भी एक्सीडेंट होना बदनूमी का संकेत था और आमतौर पर लोग दूसरी बार शादी नहीं करते थे, लेकिन कियारा को उम्मीद नहीं थी कि समर उसके लिए दोबारा शादी ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसकी बात सुनकर समर ने हंसते हुए कहा, लिटिल रेड राइडिंग हुक, चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगी तो मैं एक और ग्रैंड वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगा और तुम देखना, मैं उस शादी में शैडो ग्रुप के प्रेसिडेंट को भी बुलाऊंगा। उसने तय किया था कि केरा के लिए वो एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करेगा। वो अपनी शादी में सभी को बुलाएगा। वो दुनिया को बताना चाहता था कि केरा उसकी पत्नी है और वो उसे दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाना चाहता था। उसकी बात सुनकर कियारा का चेहरा लाल हो गया। उसने भावुक होते हुए कहा, थैंक यू सो मच डियर। उसकी आंखों से आंसू अभी भी टपक रहे थे। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि समर उसके लिए एक और शादी ऑर्गेनाइज करेगा और वो शैडो ग्रुप के प्रेसिडेंट को भी उस शादी में इनवाइट करेगा। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल रेड राइडिंग हुक, अब इस खुशी में मुंह तो मीठा करवा दो, एक स्वीट सी किस दे दो। कियारा का चेहरा देखकर वो एक बार फिर से एक्साइट हो गया था। उसकी बात सुनकर कियारा ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, अब ये सब ठीक नहीं रहेगा, अभी हम हॉस्पिटल में हैं। समर ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, अभी कोई भी अंदर नहीं आने वाला। अपनी बात पूरी करते ही उसने कियारा के बालों में हाथ डाला और उसके होठों पर होठ रख दिए। उसने कियारा को एक डीप किस लिया। अभी वो दोनों किस कर ही रहे थे तभी पीछे से खांसी की आवाज आई। दोनों आवाज सुनते ही एक दूसरे से अलग हुए। समर ने सिर घुमाकर देखा तो उनके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी नर्स खड़ी थी। नर्स ने सफेद ड्रेस पहनी थी। उसका चेहरा बेहद नाजुक और लाख भड़कीली थी। वो नर्स कोई और नहीं बल्कि मोनिशा शेठी थी। मोनिशा का चेहरा लाल हो गया था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो कियारा का रूटीन चेकअप करने आई थी, लेकिन उसने जो देखा उसे ने उम्मीद नहीं की थी। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और वो कभी भी किसी के साथ रिलेशन में भी नहीं आई थी। समर की जानवरों जैसी हरकत उसे डरा रही थी और साथ ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने मन ही मन सोचा, ये समर हॉस्पिटल बीमारों की देखभाल के लिए होता है, ये कोई थिएटर नहीं है। दिन दहाड़े ऐसे किस करोगे, वाकई तुम बहुत बेशर्म हो। मोनिशा को अंदर आता देखकर कियारा का चेहरा भी लाल हो गया था। जाहिर है उसे शर्म आ रही थी। वो बहुत अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो एक सीओ थी। कुछ सेकंड में वो शांत हो गई और उसने खुद को संभाल लिया। कियारा ने खुद को संभालते हुए मोनिशा से पूछा, नर्स मोनिशा, क्या हुआ? मोनिशा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, सीओ कियारा, मैं आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए आई थी। ये कहते हुए मोनिशा ने एक थर्मामीटर निकाला और कियारा ने उसे अपनी बाह के नीचे रखने के लिए कहा। मेजरिंग के दौरान तीनों ने बिल्कुल कोई बात नहीं की। 5 मिनट बाद मोनिशा ने थर्मामीटर निकाला और कहा, 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद मोनिशा ने समर की तरफ देखते हुए कहा, समर, तुम मेरे साथ आओ, नर्सिंग रूम में कियारा के लिए कुछ सलाइन लेकर आने में मेरी मदद करो। ये कहते हुए वो नर्सिंग रूम की तरफ जाने लगी। समर भी मोनिशा के पीछे नर्सिंग रूम में चला गया। वो सलाइन लेने के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहा था। कियारा को जो सलाइन लगाया जाता था वो बहुत महंगा था और जो दूसरे देशों से आता था। वो एक सफेद कैबिनेट के ऊपर रखा हुआ था। मोनिशा उसे उतारने के लिए कुर्सी पर चढ़ गई। समर उसके नीचे खड़ा था। मोनिशा का चेहरा और कर्वी फिगर देखकर वो फिर से एक्साइटेड हो गया था। उसकी आंखें एक बार फिर से हरी रोशनी से भर गई थी। जब वो कमरे में कियारा को किस कर रहा था और मोनिशा ने उसे बीच में ही रोक दिया था, तो वो अपनी इच्छाओं को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब मोनिशा का खूबसूरत फिगर देखकर उसका दिल फिर से एक्साइट हो गया। जैसे ही मोनिशा ने सलाइन पकड़ी, नीचे उतरने ही वाली थी तो उसकी नजर समर की आंखों पर पड़ी। उसकी हरी आंखों को देखकर वो बुरी तरह से डर गई। डर की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और लड़खड़ा कर नीचे गिरने ही वाली थी। मोनिका डर के मारे चिल्लाई, क्योंकि इतनी ऊंची कुर्सी से गिरने पर वो उसे निश्चित रूप से चोट लग सकती थी। लेकिन इससे पहले वो जमीन पर गिरती समर ने उसको थाम लिया।
समर की आंखें हरी रोशनी से भर गई थी। उसने भूखे भेड़िए की तरफ मोनिशा को किस करने के लिए तैयार हो गया। उसने होठ उसके होठों की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए थे। मोनिशा उसकी हरकत को देखकर जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, समर ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मोनिशा को बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसने हैरान होते हुए मन ही मन सोचा, शिट, मेरा पहला किस चला गया। यह उसका पहला किस था। इससे पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और वो अपना पहला किस अपने प्यार को देना चाहती थी, लेकिन अब इसे समर ने चुरा लिया था। समर की हरकत बेहद असभ्य थी क्योंकि उसका दिमाग फिर से धुंधला हो गया था। उसके शरीर के अंदर से एक आवाज उसे मोनिशा के साथ जबरदस्ती करने के लिए उकसा रही थी। मोनिशा ने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम कमीने, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो बहुत दुखी हो चुकी थी। वो असल में कियारा के लिए सलाइन लेने जा रही थी, लेकिन समर ने उसे किस कर लिया। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ कुछ भी करने वाला था। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था। मोनिशा बहुत रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस चेहरे से होते हुए आंसू समर के चेहरे पर गिर रहे थे। जैसे ही समर के चेहरे पर गर्म आंसू गिरे, उसका दिमाग फिर से साफ हो गया। उसकी आंखों की हरी रोशनी और दिल की गर्मी गायब हो गई। तभी उसने महसूस किया कि मोनिशा रो रही है। उसने मन ही मन सोचा, अरे मैंने मोनिशा को रुला दिया। मोनिशा का चेहरा आंसू से भरा हुआ था। उसके देखते ही उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, समर, तुम कमीने हो। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से मेरा पहला किस चला गया। इस बात से वो बहुत दुखी हो गई थी। इसके साथ जबरदस्ती की गई थी। अगर समर उसका बॉयफ्रेंड होता तो वो इतने परेशान भी नहीं होती। समर ने अपनी बाहों में लेटी सुंदर नर्स को देखा। वो दुख के आंसू बहा रही थी। वो किसी डरी हुई खरगोश की जैसी लग रही थी। समर ने फिर मन सोचा, ये क्या हो रहा है। जब भी मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूं तो बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं। ऐसा नहीं चल सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक जानवर बन जाऊंगा। अभी भी बहुत गड़बड़ हो सकती है। शुक्र है मोनिशा रो पड़ी। उसके आंसू मेरे चेहरे पर गिर पड़े। मुझे होश आ गया, वरना आज तो मेरे हाथों का बहुत बड़ा पाप हो जाता। मोनिशा किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहती। समर को लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि गड़बड़ कहाँ है। अचानक उन दोनों ने एक आदमी की ऊंची आवाज सुनाई दी, नर्स, 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 कहाँ है नर्स। नर्सिंग रूम के बाहर से जोरदार जोर शोर सुनाई दे रही थी। आवाज सुनकर मोनिशा नर्स रूम से बाहर निकली। वो बाहर निकलते हुए समर को घूर रही थी। आज ड्यूटी पर वो अकेली नर्स थी, इसलिए बहुत बिजी थी। और तो और उसने अभी अभी नर्स के रूप में बहुत समय बर्बाद कर दिया था। उसने बाहर निकलकर देखा, नर्स स्टेशन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बदतमीजी से मेज पर हाथ पटक रहा था, हंगामा मचा रहा था। उसके पीछे एक दर्जन लोग खड़े थे। अधेड़ उम्र का वो आदमी नाटा, मोटा और गंजा था। उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी किडनी खराब हो गई है। मोनिशा ने उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ जाते हुए पूछा, मैं यहाँ की नर्स हूँ, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। जब उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मोनिशा को देखा तो उसकी आंखों में एक विकृत सा भाव आ गया। उसने मन ही मन कहा, वाह, क्या खूबसूरत नर्स है। लेकिन जब उसे आज अपनी प्लानिंग याद आई तो उसके तुरंत चेहरे के भाव बदल गए। अधेड़ उम्र के आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, नर्स, तुमने अभी अभी मेरी पत्नी को गलत दवा दी, जिसकी वजह से मेरी पत्नी मर गई। अब तुम्हें मुझे उसका मुआवजा देना पड़ेगा। उसकी आवाज में कोई दुख नहीं था, सिर्फ बेशर्मी थी। अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे खड़े दर्जन भर लोग उसकी बात सुनते ही चर्चा करने लगे। उनके चेहरे गुस्से से भर गए, पर उनमें से कोई दुखी नहीं था। उन लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, आपके हॉस्पिटल में किसी की मौत हो गई और उसका हर्जाना तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, पैसे दो, पैसे दो। तुमने गलत दवा दी, तुमने ही उसको मारा है। मोनिका के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। हॉस्पिटल में दो सबसे डरावनी चीजें, एक मरीज की मौत और दूसरा मेडिकल विवाद। मोनिशा को इस समय दोनों ही चीजों का सामना करना पड़ रहा था। वो इतनी बदकिस्मत क्यों थी। आमतौर पर वीआईपी रूम में सिर्फ अमीर लोग रह सकते थे। इस अधेड़ उम्र के आदमी के पहनावे से जाहिर था कि वो अमीर था। अब जब उसकी पत्नी चल बसी तो वो किसी भी बात को हल्के में लेने वाला नहीं था। वो हॉस्पिटल में हंगामा मचाने के लिए कुछ लोगों को भी लेकर आया था। मोनिशा ने गुस्से में जोर से कहा, इसलिए तुम्हें डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। तुम मुझे क्यों धमका रहे हो।
वो इन लोगों से बेहद नाखुश थी। डॉक्टर ही तो थे जो मरीजों को इलाज करते हैं और सब कुछ दवाई तो वही देते हैं। अधेड़ उम्र का आदमी ठंडे मुस्कान के साथ बोला, डॉक्टर ने जो दवा दी थी वो सही थी, लेकिन तुमने मेरी पत्नी को गलत दवा दी, मेरी पत्नी को गलत इंजेक्शन लगाया। तुम्हारी वजह से उसकी मौत हो गई, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। उसकी बात सुनकर मोनिशा के चेहरे के भाव बदल गए। ये कैसे हो सकता है कि उसके सामने अधेड़ एक उम्र के आदमी ने उसने पहचान लिया। वो अपनी पत्नी के साथ आया था जो आज सुबह हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कुछ दवा दी। उसने इंजेक्शन लगाने से पहले 2 बार उसकी जांच की और उसे गलती कैसे हो सकती थी। फिर वो आदमी कैसे कह सकता है कि उसने गलत दवाई दी थी। मोनिशा ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मुझे अच्छी तरह याद है जो मैंने दवाई तुम्हारी पत्नी को लगाई थी वो डॉक्टर द्वारा ही लिखी गई थी। मैंने कोई गलती नहीं की। उस आदमी ने मोनिशा को घूरते हुए कहा, तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा हूं? मोनिशा ने गुस्से में कहा, हाँ, आप मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हैं। उस आदमी ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, अगर तुमने आज पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए उस अधेड़ उम्र के आदमी ने नर्स की मेज पर एक रखा चाय का कप उठाया और जमीन पर पटक दिया। पल भर में चाय का कप लाखों टुकड़ों में बट गया। कुछ टूटे हुए टुकड़े मोनिशा के पैरों के पास गिर गए। उसे अब डर लगना शुरू हो गया था। मोनिशा ने ऊंची आवाज में कहा, ये हॉस्पिटल है, तुम लोग ऐसे यहाँ हंगामा नहीं कर सकते। चुपचाप बताओ तुम लोग क्या चाहते हो। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने चाय का कप जमीन पर फेंक देगा। उसने अभी अभी वो चाय का कप खरीदा था और उसे वो बहुत पसंद था। उसने उसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अधेड़ उम्र का आदमी उसे तोड़ देगा। उसकी हरकतें उसे बहुत गुस्सा दिला रही थी। बेशक चाय का पहला छोटी बात थी, उससे बड़ी बात थी कि यह नर्स स्टेशन था। नर्स स्टेशन के आसपास कई मरीजों के वार्ड थे। शोरगुल की तेज आवाज से वार्ड में बैठे मरीज तुरंत जाग जाएंगे। मरीज वार्ड से बाहर निकले और स्टेशन के चारों तरफ लोग भीड़ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वार्ड में रहने वाले सभी मरीज हाई क्लास के थे। ये लोग सिटी हॉस्पिटल पर अपने विश्वास के कारण ही यहाँ अपना इलाज करवाते थे। लेकिन जब सभी को पता चला कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पत्नी की मौत इसलिए हुई है क्योंकि मोनिशा ने गलत दवाई दी, तो वो भी आग बबूला हो गई थी। एक आदमी ने गुस्से में कहा, ये नर्स गलत दवा कैसे दे सकती है? उसने उस व्यक्ति की पत्नी को मार डाला। उसके पास खड़े एक लड़के ने कहा, हाँ हाँ, ये वीआईपी वार्ड है। मैंने यहाँ रहने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। वे ऐसे किसी भी इंसान को, लड़की को या फिर किसी को भी हॉस्पिटल की नर्स कैसे बना सकते हैं? एक और आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई, ये तो हॉस्पिटल ही गैर जिम्मेदार है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। आसपास के मरीज उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। आसपास के लोगों की बातें सुनकर मोनिशा का चेहरा पीला पड़ गया था। वो इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस अधेड़ आदमी की पत्नी को गलत दवा नहीं दी थी। वो उसे कैसे फंसा सकता था? इतना ही नहीं, आसपास के मरीजों ने उस आदमी की बातों पर यकीन भी कर लिया। उस मरीज की हत्या आरोप लगा रहे थे। मोनिशा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने आसपास की भीड़ को देखा, उम्मीद की कि कोई उसके लिए खड़ा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तभी अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने गलत दवा दी थी और मेरी पत्नी को मार डाला। यहाँ तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उसने जानबूझकर भीड़ को चौंकाने और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चाय का प्याला फेंका। उसका मकसद बिल्कुल सीधा था, वो हंगामा खड़ा करना चाहता था ताकि पैसे ऐंठ सके। तभी अचानक मोनिशा को समर की आवाज सुनाई दी, मुझे इस नर्स मोनिशा पर विश्वास है। समर ने सब होते हुए देख लिया था। उसने मोनिशा से कई बार बातचीत की थी। पहली बार चैरिटी बैंकेट के दौरान, जहां उसने पायल की मदद करने की कोशिश की। दूसरी बार जब कियारा को जहर दिए जाने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, तब भी मोनिशा ने उसकी मदद की थी। वो जानता था कि मोनिका एक जिम्मेदार और मेहनती नर्स है। दूसरे लोग शायद उस पर यकीन न करें, लेकिन समर को यकीन था। मोनिशा ने जब सुना कि कोई उस पर विश्वास कर रहा है, तो उसने मुड़कर देखा। समर उसी की तरफ आ रहा था। मोनिका के चेहरे का कन्फ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। उसने स्वाभाविक रूप से उस युवक को पहचान लिया।
वो बहुत गुस्से में थी और साथ ही दुखी भी हो गई थी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसके सबसे कठिन समय में वही उस पर विश्वास करेगा। जब उसने चारों तरफ देखा तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। मोनिशा को अचानक महसूस हुआ कि समर अच्छा व्यक्ति था। तभी अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा, कौन हो तुम उस पर विश्वास क्यों करते हो? उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो युवक महत्वपूर्ण क्षण में अचानक सामने आ जाएगा, कहेगा कि मोनिका पर वो विश्वास करता है। समर ने मोनिशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा नाम समर है। मेरी पत्नी का इलाज भी इसी हॉस्पिटल में हो रहा है। मैंने देखा है कि नर्स मोनिशा बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करती है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। समर की तारीफ सुनकर मोनिशा का चेहरा लाल हो गया। वो थोड़ी शर्मिंदा भी हुई। आखिरकार उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उस पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। पलक झपकते ही समर ने जिम्मेदारी के लिए उसकी तारीफ करना शुरू कर दी। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने पीछे खड़े दर्जन भर लोगों से कहा, समर, उसने मेरी पत्नी को गलत दवा दी जिसकी वजह से मेरी पत्नी मर गई। ये पूरी तरह से सच है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। अगर उसने आज पैसे नहीं दिए तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए उसने पीछे खड़े लोगों से कहा, भाइयों, इस नर्स की मेज तोड़ दो। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। हॉस्पिटल के डायरेक्टर एकदम से दिलीप सेठी वहां पर पहुंच गए थे। दिलीप को खबर मिली थी कि वीआईपी वार्ड में एक मरीज की मौत हो गई क्योंकि उसकी बेटी मोनिशा ने गलत आईवी इंजेक्शन लगा दिया। उसे पता चला कि कोई एक दर्जन लोगों को हॉस्पिटल लेकर आ गया था, इसलिए वो जल्दी से नर्स स्टेशन की तरफ दौड़ा। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। शुक्र है कि वो समय पर आ गया था। अगर नहीं पहुंचता तो वो लोग उसके बेटे को नर्स स्टेशन में ही तोड़फोड़ करते। दिलीप ने वहां जाते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैं हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं। ये एक हॉस्पिटल है और आप लोग यहाँ ऐसे हंगामा नहीं कर सकते हैं। असल में दिलीप ने ऐसी सिचुएशन में बहुत बार डील किया था। मरीजों के रिश्तेदार मुआवजा पाने के लिए हॉस्पिटल में हंगामा मचाता रहते थे, लेकिन दिलीप का मानना था कि आज का हंगामा जरूर मरीज की वजह से ही था। वो जानता था कि उसकी बेटी बहुत जिम्मेदार है। मरीज को आईवी दवाइयाँ देने से पहले वो दवा को अच्छी तरह से चेक करती थी। ये कभी नहीं हो सकता था कि वो किसी को गलत इंजेक्शन लगा दे। अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि हॉस्पिटल का डायरेक्टर वहां आ जाएगा, लेकिन उसके लिए तो अच्छा ही हुआ वो मुआवजा मांगने ही आया था। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने गहरी आवाज में कहा, डायरेक्टर दिलीप, मेरी पत्नी मर चुकी है। अब आप लोग ही बताओ, मुझे कैसे कंपनसेट करेंगे? दिलीप ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे दुख है कि आपकी पत्नी का निधन हो गया, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें नर्स की गलती है? उसने गलत आईवी इंजेक्शन लगाया। अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि सवाल का जवाब कैसे दे। अचानक उसने ऊंची आवाज में कहा, नर्स मोनिशा ने ही गलती की है। अगर वो ना होती तो मेरी पत्नी ना मरती। दिलीप ने कहा, आप ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो यहाँ हंगामा बंद कीजिए और चले जाइए यहाँ से। उस अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में ठंडक की एक चमक उभर आई। उसने जोर से कहा, तुम मुझे मुआवजा देने से इनकार कर रहे हो। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं ये नर्स स्टेशन तोड़ दूंगा। भाइयों, आओ हम लोग ये स्टेशन तोड़ते हैं। उसके पीछे खड़े दर्जन भर लोग उस आदमी के आदेश पर नर्स स्टेशन की चीजें तोड़ना शुरू कर देना। दिलीप और मोनिशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी हॉस्पिटल के डायरेक्टर की मौजूदगी में स्टेशन तोड़ने की हिम्मत करेगा। तभी दिलीप ने जोर से कहा, देखिए, आप लोग हॉस्पिटल की चीजें नहीं तोड़ सकते। ये उसका हॉस्पिटल था। उसने इस हॉस्पिटल में बहुत पैसा लगाया था और इन सभी चीजों पर उसके पैसे लगे थे, इसलिए जब भी कोई चीज टूटती थी तो उसका दिल दुखता था। तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे ओ बूढ़े, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसने दिलीप को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। मोनिशा ने जब दिलीप को जमीन पर गिरता हुआ देखा तो उसने चिंता के साथ पूछा, डैड, डैड आप ठीक तो है ना? ये कहते हुए उसने जल्दी से झुककर दिलीप को उठा लिया। दिलीप ने गुस्से में कहा, बेटी मैं ठीक हूँ। ये लोग कमीनों का झुंड है।
दुर्भाग्य से वो बहुत कमजोर था। वो लोगों का इलाज तो कर सकता था, लेकिन उसे मार्शल आर्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तभी अचानक उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मोनिशा के सामने आते हुए कहा, तुमने मेरी पत्नी को मार डाला, मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। मोनिका के चेहरे पर डर का भाव उभर आया। वो आदमी कितना कमीना था, एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। उसकी हथेली बहुत तेज थी। उसका हाथ अपनी तरफ आता हुआ देखकर मोनिशा ने डरते हुए अपनी आंखें भींचते हुए सोचा, अरे नहीं, ये आदमी मुझे थप्पड़ मार रहा है। हालांकि उस अधेड़ उम्र के आदमी का हाथ उस पर नहीं पड़ा। उससे पहले ही उसका हाथ एक युवक ने पकड़ दिया। जब उसका हाथ मोनिका को नहीं पड़ा तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि समर ने उसको बचा लिया है। तो उसने मन ही मन सोचा, उसने मुझे फिर से बचा लिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि समर कितना अच्छा आदमी है। उसने न सिर्फ उस पर विश्वास किया बल्कि उसे बचाया भी। मोनिका ने मन ही मन समर की तरफ देखते हुए सोचा, अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब उसने मेरा पहला किस भी छीन लिया। ये तो मेरी मदद तो कर ही सकता है। तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने क्रूरता से कहा, ए लड़के, मेरा हाथ छोड़। समर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, ओह अच्छा, लेकिन क्यों? मैं तुम्हारा हाथ क्यों छोड़ूं? उसकी आंखों में ठंडक की झलक थी। वो अधेड़ उम्र के आदमी से बेहद नाराज था और वो एक आदमी होकर इस मासूम लड़की को कैसे मार सकता था। तभी अधेड़ उम्र के आदमी ने समर को क्रूरता से धमकी देते हुए कहा, दोस्त, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं और मेरे आदमी मिलकर तुम्हें पीटेंगे। लेकिन समर उसकी धमकी सुनकर और भी ज्यादा भड़क गया। उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। समर का थप्पड़ इतना जोर था कि आसपास के लोगों ने उसकी आवाज बिल्कुल सुनाई दी थी। वाह! अधेड़ उम्र का आदमी स्तब्ध रह गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो उसके सामने वाला युवक उसे मारने की हिम्मत करेगा। वो मन ही मन में सोच रहा था कि क्या इस लड़के को मेरे पीछे के दर्जन भर लोगों का डर नहीं। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने क्रूरता से कहा, यंग मैन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारो? लगता है तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। समर ने धमकी सुनकर उसे अधेड़ उम्र के चेहरे पर फिर एक और थप्पड़ मार दिया। इस बार उसने और भी ज्यादा जोर से मारा। थप्पड़ लगते ही फौरन उस आदमी का एक दांत टूटकर नीचे गिर गया और उसका चेहरा रोटी की तरह सूज गया। समर उस अधेड़ उम्र के आदमी से काफी नाराज है। क्योंकि वो अधेड़ उम्र के आदमी से नाराज था, इसलिए उस समर ने उसे आदमी को पीटने की सलाह कर ली थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने पीछे खड़े लोगों को उदास स्वर में कहा, भाइयों, जाओ इस आदमी को वहीं पर मार दो, इसने मुझे मारने की हिम्मत की। वो जानता था कि वो अकेला अपने सामने खड़े युवक से नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसने अपने आदमियों से मदद मांग ली। समर ने अधेड़ उम्र के आदमी की गर्दन पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम लोग मुझे मारोगे? समर के अंदर से एक मजबूत किलिंग इंटेंट निकल रहा था। बस हॉस्पिटल का फायदा उठाना चाहता था वो आदमी। उसने कभी यह सोचा नहीं था कि उसके जैसा कोई समर मार्शल आर्ट मास्टर वहां मिल जाएगा जो पलक झपकते ही उसे मार देगा। समर के किलिंग इंटेंट को महसूस करते हुए उस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे खड़े दर्जन भर लोग भी डर गए थे। उन्होंने इतना पावरफुल ऑरा पहले कभी नहीं महसूस किया था। तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने डरते हुए कहा, एक तो नर्स ने आईवी गलत इंजेक्शन लगा दिया, मेरी पत्नी को मार डाला, अब क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? तभी मोनिशा ने बीच में आते हुए जल्दी से कहा, समर, तुम उसे मार नहीं सकते। अगर तुमने उसे मार डाला तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अगर हॉस्पिटल बर्बाद हो गया तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। मोनिशा ने घबराते हुए समर की तरफ देखा। उसकी आंखों में रिक्वेस्ट भरे भाव थे। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वो जानता था कि मोनिशा सच बोल रही है। उस अधेड़ उम्र का आदमी एक कमीना था और उसने हॉस्पिटल पर झूठा इल्जाम लगाया था। इसलिए अगर वो सबके सामने मर गया तो मोनिशा बुरी तरह से फंस जाएगी। उसका झूठा इल्जाम भी अब सच बन जाएगा। समर ने अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारी पत्नी की मौत कब हुई है? समर ने अधेड़ उम्र के आदमी के जवाब देते हुए कहा, वो अभी कुछ देर पहले ही मरी है। उसकी बात सुनकर समर ने भौहें सिकोड़ दी। उसे उसकी बातों से ही पता चल गया कि वो झूठ बोल रहा है। अगर उसकी पत्नी अभी अभी मरी होती तो इस आदमी को शोक मनाना चाहिए। उसे आंसू बहाकर अपने परिवार को अपनी पति के निधन की सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन वो आदमी ने ही अपनी पत्नी की मौत का शोक नहीं मना रहा था और न ही अपने परिवार को उसकी सूचना दी थी।
इसके बजाय उसने हॉस्पिटल से पैसे ऐंठने के लिए दर्जन भर लोगों को बुलाया था। इससे समर और भी ज्यादा समझ गया था कि गड़बड़ तो बहुत बड़ी है। समर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, चलो मुझे अपनी पत्नी की लाश के पास लेकर चलो, मैं उसको एक बार देखना चाहता। उसकी बात सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में घबराहट की झलक आ गई। उसने घबराते हुए कहा, वो तो मर गई है, अब तुम उसे देखकर क्या करोगे? समर ने उसकी घबराहट भरी आंखों को देखा। उसने हल्के से कहा, क्या तुम्हें मुआवजा नहीं चाहिए? हमें पहले ये देखना होगा कि तुम्हारी पत्नी की मौत कैसे हुई। अगर वो सच में हमारी गलती से मरी है तो हम तुम्हें मुआवजे के रूप में एक बड़ी रकम देंगे। समर की बात सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी को आंखों पर एक खुशी की झलक आ गई। उसने झट से कहा, ओह, फिर तो ठीक है, मैं तुम लोगों को अभी उसके पास ले चलता हूँ। अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज में खुशी थी। पैसों की बात सुनकर वो खुश हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मुआवजे के आगे उसकी पत्नी की जिंदगी और मौत मायने नहीं रखती थी। इसके बाद वो अधेड़ उम्र का आदमी समर, दिलीप सेठी, मोनिशा को वीआईपी वार्ड 8 में ले गया। बेशक उन तीनों के अलावा कुछ डॉक्टर और वार्ड के आसपास के मरीज भी उनके पीछे थे। डॉक्टर ये देखने आए थे कि अधेड़ उम्र के आदमी की पत्नी की मौत कैसे हुई थी। मरीज ये देखने आए थे कि मौत का जिम्मेदार कौन था। अगर नर्स मोनिशा दोषी होगी तो वे अभी के अभी हॉस्पिटल से चले जाएंगे। अगर अधेड़ उम्र का आदमी गलत होगा तो हॉस्पिटल पर विश्वास कर सकते थे। सबको अपने अपने हितों की चिंता थी। अधेड़ उम्र का आदमी हॉस्पिटल से पैसे ऐंठने के चक्कर में था। मोनिशा अपनी रेपुटेशन को लेकर चिंतित थी, जबकि आसपास के मरीज अपनी जिंदगी को लेकर चिंतित थे। जहां तक समर का सवाल था, वो इस बात को लेकर चिंतित था कि वो इस खूबसूरत नर्स की मदद कैसे कर सकता है। वीआईपी वार्ड के अंदर जब उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र की औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ा हुआ था। उसका खून सूख गया था और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। अफसोस की बात यह थी कि उसके पास कोई भी आंसू नहीं बह रहा था। वो तो चल बसी थी, लेकिन उसके आसपास उसको अंतिम विदाई देने वाला कोई भी नहीं था। ये कितने दुख की बात थी। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो देखो, ये मेरी पत्नी है। इसकी मौत इसीलिए हुई है क्योंकि इस नर्स ने उसे गलत इंजेक्शन दिया। जब इसे इंजेक्शन दिया गया तो इसकी मौत हो गई। उसकी बात सुनकर आसपास के डॉक्टर उस महिला के पास गए। उसकी नब्ज टटोली। उसने महसूस किया कि उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था। सभी डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, ये मर गई है। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने क्रूरता से देखा और कहा, देख लिया अब आप लोगों ने, मैंने झूठ नहीं बोला। ये सब इस नर्स की वजह से हुआ है। इसने मेरी पत्नी को मार डाला। अगर तुम लोग मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं इस पर केस करूंगा, उसे जेल भेज दूंगा। ये कहते उसने मोनिशा को क्रूरता से देखा। पिटाई के बाद वो गुस्से से पागल हो गया था। डॉक्टर द्वारा उसकी पत्नी की मौत की पुष्टि करने के बाद वो फिर से आश्वस्त हो गया था कि उसने मोनिशा को धमकाना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर मोनिशा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, मुझ पर मुकदमा करोगे, जेल भेजोगे? वो उस अधेड़ उम्र के आदमी की बातों से डर चुकी थी। अगर उसने उस पर मुकदमा करके जेल भेज दिया तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मोनिशा के डर को भांप लिया था। इसलिए उसने उसे और डराने के लिए ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं तुम पर मुकदमा करूं तो मुझे 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मोनिशा ने हैरान होते हुए मन ही मन कहा, 10 करोड़ रुपए? तुम बैंक क्यों नहीं लूट लेते? उसकी आवाज में गुस्सा दिखाई दे रहा था। सिर्फ मोनिका ही नहीं, डायरेक्टर दिलीप सेठी और हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स भी गुस्से में आ गए थे। यह स्पष्ट था कि अधेड़ उम्र का आदमी हॉस्पिटल से पैसे ऐंठने के लिए यहाँ आया था। मोनिका गुस्से से लाल हो गई। हालांकि वो गुस्से में थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो उसको पैसे भी नहीं दे सकती थी क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। तभी अचानक समर ने बिस्तर पर लेटी महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसने कहा कि वो मर गई है? समर इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा था कि सब उसकी बात सुनकर एकदम चौकन्ने हो गए। सब हैरानी भरी नजरों से समर की तरफ देख रहे थे। क्या यह आदमी पागल था या अंधा था? सबको साफ पता चल रहा था कि बिस्तर पर पड़ी औरत मर चुकी है। वो कैसे कह सकता है कि वो मरी नहीं है? उस अधेड़ उम्र के आदमी ने जोर से कहा, साले कमीने, साफ पता चल रहा है कि वो मर गई है, फिर तू ये क्यों कह रहा है कि वो जिंदा है?
कहीं तुम मेरा और मेरी मरी हुई बीवी का मजाक उड़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? डॉक्टरों समेत किसी ने भी उस अधेड़ उम्र की बात पर विरोध नहीं किया। डॉक्टरों ने महिला की जांच की, पाया कि वो उसकी नाड़ी नहीं चल रही। चूंकि नाड़ी नहीं चल रही तो वो मर चुकी है। समर कैसे कह सकता है कि वो औरत मरी हुई नहीं थी? आसपास के डॉक्टर और लोग समर की बातों पर शक कर रहे थे। सबको साफ पता था कि अधेड़ उम्र की महिला मर चुकी है और वो सभी अंधे तो नहीं थे। समर ने हल्के से गारो भरे स्वर में कहा, मैंने कहा ना कि वो नहीं मरी है, इसलिए अभी वो जीवित है। उसने अपनी मेडिकल विजन तकनीक से उस महिला का निरीक्षण किया और देखा कि उसकी सांसें कुछ बाकी हैं। वो अभी भी पूरी तरह से नहीं मरी थी। समर हल्के से मुस्कुराया और उस अधेड़ उम्र की महिला की ओर तरफ चल पड़ा। उसने उसके नब्ज छूने के लिए हाथ बढ़ाया। समर की हरकतें देखकर अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने गुस्से में कहा, तुम रुक जाओ, मेरी पत्नी पहले मर चुकी है। क्या तुम अब उसके शरीर से छेड़खानी करना चाहते हो? समर ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ, वो नहीं मरी है, मैं उसे बचा सकता हूँ। अगर यह महिला 1 दिन या 12 घंटे से ज्यादा पहले मर चुकी होती तो समर की चिकित्सा क्षमता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न होती उसे उसे बचा नहीं सकता था। हालांकि वो अभी भी मरी नहीं थी। उसके शरीर में अभी एक जीवन की झलक थी। अभी भी उम्मीद थी कि वो उसे बचा सकता था। समर के अलावा कोई भी ये काम कर नहीं सकता था। इसके अलावा समर ने देखा कि महिला की गर्दन पर चोट के निशान थे, जो सिर्फ ध्यान से देखने पर ही दिखाई दे रहे थे। वो चोट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला घोंटकर मारने की कोशिश की हो। समर को शक होने लगा था। उसे उस अधेड़ उम्र के आदमी पर भी शक था कि एक सामान्य आदमी अपनी पत्नी की मौत पर बहुत दुखी होता है, लेकिन इस अधेड़ उम्र के आदमी ने तो एक आंसू भी नहीं बहा। बस उसे पैसे की फिक्र थी। तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने समर का रास्ता रोकते हुए ऊंची आवाज में कहा, दोस्त, मेरी पत्नी की लाश का मजाक मत बनाओ। उस आदमी की हरकतें देखकर समर का शक और गहरा हो गया। एक सामान्य व्यक्ति ये सुनकर तो खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी बच जाती है। समर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे अपनी पत्नी को बचाने से रोक क्यों रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी बचे नहीं? कहीं तुमने उसको मारा तो नहीं है? समर की बातें सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे की घबराहट और बढ़ गई थी। उसने घबराते हुए कहा, मैंने उसे मारा? मैंने कुछ नहीं किया। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ओ सच? फिर तुम मुझे अपनी पत्नी को बचाने से रोक क्यों रहे हो? उस आदमी ने फिर कहा, अरे मेरी पत्नी मर चुकी है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके शरीर का मजाक बनाओ, उसका अपमान करो। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा ना कि अभी वो जीवित है। चलो, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अगर मैं उसे नहीं बचा पाया तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। यह उसके शरीर को छूने के लिए मेरी तरफ से मुआवजा होगा। वो पहले से ही जानता था कि अधेड़ उम्र का आदमी पैसों का लालची था, इसलिए उसने उसको ऐसा करने का लालच दिया था जैसा कि उम्मीद थी। 10 करोड़ रुपए की बात सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें खुशी से चमक उठी। वो आदमी जानता था कि उसकी पत्नी तो मर चुकी है, लेकिन सामने खड़ा युवक कह रहा था कि वो अभी भी जिंदा थी। अधेड़ उम्र के आदमी को उसकी बातों पर बकवास लग रहा था। उसने सोचा कि भले ही सामने वाला युवक किसी भी मरीज को बचाने में सक्षम हो, लेकिन वो एक मरे हुए को कैसे जगाएगा? इसके अलावा उस युवक ने वादा किया कि वह सफल रहा तो उसे 10 करोड़ रुपए देगा। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ ठीक है, जाओ, तुम कोशिश करके देख सकते हो, लेकिन यह बात याद रखना, अगर तुम उसे नहीं बचा पाए तो तुम्हें 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट आ चुका था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसकी पत्नी अभी अभी मरी हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। समर ने सिर हिलाया और कहा, निश्चिंत रहो, अगर मैं उसे बचाने में असमर्थ रहा तो मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर 10 करोड़ रुपए जरूर दूंगा। वही मोनिशा ने कृतज्ञता से समर की तरफ देखा। वो जानती थी कि समर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। समर बिस्तर के पास गया। उसने अपना दाहिना हाथ उस औरत की तरफ बढ़ाया। उसने अपनी उंगलियां उस औरत की कलाई पर रख दी। वो औरत की नब्ज देख रहा था, महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि अभी उसकी नब्ज चल रही है या नहीं। उसकी नब्ज महसूस करते ही समर के चेहरे की खुशी एकदम बढ़ गई। जब तक महिला की नब्ज चल रही थी, उसके शरीर में जान थी और अभी भी उम्मीद थी कि उसको बचाया जा सकता था। समर ने अपनी फटाक से 9 चांदी की सुइयां निकाल ली। उन्हें 9 खास प्रेशर पॉइंट्स पर चोह दिया। प्रेशर पॉइंट्स में डालते ही सुइयां हल्के से कंपन करने लगी। उसकी त्वचा भी कांपने लगी। इसे 9 डिवाइन लक नीडल्स कहा जाता था।
समर बहुत ही कम इस तकनीक का इस्तेमाल करता था। वो लगभग इस्तेमाल सिर्फ तभी करता था जब वो किसी की जान बचा रहा होता था। लगभग 30 मिनट बाद समर ने अपने माथे से पसीना पोंछा और उस महिला के शरीर से 9 सुइयां निकाल ली। तभी महिला ने धीरे से अपनी आंखें खोल ली। उसको ऐसे अपनी आंखें खोलता देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए थे। सभी हैरान होते हुए मन ही मन एक ही बात सोच रहे थे, क्या ये दोबारा से जीवित हो गई है? युवक की मेडिकल स्किल्स इतनी प्रबल थी कि सभी लोग समर को आश्चर्य से देख रहे थे। उस युवक की मेडिकल स्किल्स बहुत पावरफुल थी। वो शायद उनमें से किसी की भी बीमारी का इलाज कर सकता था। तभी समर ने बिस्तर पर लेटी अधेड़ उम्र की महिला से पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे बचाने के लिए आपका थैंक यू। आसपास के लोगों की बातचीत ने उसे एहसास हुआ कि युवक ने उसे बचा लिया था। समर ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसकी चिंता मत कीजिए, लोगों की मदद करना मेरा काम है। आपको धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि आपकी मौत कैसे हुई थी। ये सब क्या गलत आईवी दवा के कारण हुई थी? समर को महिला की मौत के कारण पर बहुत शक हो रहा था। उस महिला ने अपना हाथ हिलाया और अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ इशारा किया और गुस्से में कहा, मैं आईवी के कारण नहीं मरी थी, मुझे उसने गला घोटकर मारने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर आसपास के लोग हैरान रह गए थे। वो उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो अधेड़ उम्र का आदमी बिस्तर पर पड़ी औरत का पति था और वो उसका गला कैसे घोंट सकता था? एक आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता था कि अपनी पत्नी को ही गला घोटकर मारने की कोशिश करे? इतना ही नहीं, उसने हॉस्पिटल की नर्स पर भी गलत इल्जाम लगाने की कोशिश की। यह आदमी वाकई क्रूर था। इस समय हर कोई अधेड़ उम्र के आदमी की हरकतों पर हैरान था। वो इस अधेड़ उम्र के आदमी ने जब देखा कि महिला जाग गई है तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि समर उस की औरत को बचा लेगा। उसे पूरा यकीन था कि मरने के बाद कोई जीवित नहीं हो सकता। उसे पता चल गया कि वो फंस गया है, इसलिए वो भागने के लिए मुड़ा। तभी समर ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। समर ने उससे ठंडे स्वर में पूछा, अब तुम कहाँ जा रही हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, दूर हट जाओ मुझसे। उसने समर को धक्का देकर एक तरफ धकेलने की कोशिश की और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी समर ने उसे एक जोरदार किक मारकर जमीन पर गिरा दिया। वो उस आदमी के व्यवहार से बहुत नाराज था, इसलिए उसने अपनी ताकत पर कंट्रोल नहीं किया, उस आदमी की टांगें तोड़ दी। इसके बाद समर ने बिस्तर पर लेटी महिला से पूछा, वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था? महिला की आंखें घृणा से भर गई थी। उसने नफरत में कहा, वो जुए में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हार गया। अगर वो अपना कर्ज नहीं चुकाएगा तो लोग उसे मार डालेंगे, इसलिए इसने मुझे मारकर हॉस्पिटल से पैसे ऐंठने की कोशिश की। आसपास के लोग तुरंत समझ गए थे, जुआ खेलने वालों को किसी भी परवाह नहीं होती। जब उन पर कर्ज चढ़ जाता है तो पैसे पाने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढते हैं। कोई चोरी करता है तो कोई डकैती का प्लान करता है, लेकिन इस आदमी ने तो हद कर दी थी। अपनी पत्नी को मारने की सोची ताकि हॉस्पिटल से पैसे मिले और वो अपना फ़ायदा कर ले। ये तो मानना पड़ेगा कि उस अधेड़ उम्र के आदमी की हरकतें वाकई बहुत क्रूर थी। वो अपनी पत्नी को मारने के लिए भी तैयार था। तभी वो औरत गुस्से में बोली, मैं अंधी थी, मैंने इसे शादी कर ली। न सिर्फ इसके पास एक औरत थी, बल्कि तुमने मेरा सारा पैसा जुए में उड़ा दिया और अब अपना फर्ज चुकाने के लिए मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। वो औरत बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रही थी ताकि आसपास के लोग भी उसके बारे में जान सके। उसकी बातें सुनकर आसपास के लोग भी आपस में चर्चा करने लगे थे। एक आदमी ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को गुस्से में देखते हुए कहा, अरे मैंने तो इस कमीने पर यकीन कर लिया था, नर्स मोनिशा को गलत समझ रहा था। उसके पास खड़े एक लड़के ने कहा, हाँ भाई, मैं भी गलत था। शुक्र है समर इस अधेड़ उम्र की महिला को बचाने में कामयाब रहा, अगर ऐसा ना होता तो हम सब इसकी बातों में आ जाते। उस आदमी ने गुस्से में कहा, चलो दोस्तों, इस कमीने को पीटते हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें पागल बनाने की। आसपास के लोगों ने उस अधेड़ उम्र के आदमी पर पंच तान लिए। वो गुस्से में थे कि उस कमीने को मारना चाहते थे। तभी आह आह की कराहट की आवाज़ सुनाई दी। उस अधेड़ उम्र का आदमी दर्द से कराह रहा था, क्योंकि उसके शरीर पर लात घूंसे लगातार पड़ते जा रहे थे। उसके चेहरे पर चोट के निशान आ गए थे। वो खून से लथपथ हो गया था। दिलीप ने जब यह देखा कि आदमी मौत के कगार पर है तो उसने तुरंत समझ
लिया कि ये गलत चीज़ हो जाएगी, तो उसने लोगों को रोक दिया, क्योंकि ये उसी का अस्पताल था। अगर यहाँ किसी को मरने की खबर पता चल गई तो अस्पताल तो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने जो किया था वो अपराध था, इसलिए दिलीप ने पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में कुछ पुलिस वाले उस अधेड़ उम्र के आदमी को ले गए। तभी चारों तरफ तालियों की आवाज़ आई। आसपास के लोगों ने समर की बहुत तारीफ की। समर ने अपनी अपने चिकित्सीय कला से उसे सब लोगों को दिल का जीत लिया था। समर मंद मंद मुस्कुराया और वार्ड से बाहर चला गया। उसे अभी भी कियारा को सलाइन लगानी थी, उसका पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका था। वहीं मोनिशा ने कृतज्ञता भरी आंखों से समर को देखा और कहा, समर, थैंक यू वेरी मच। अगर आप ना होते तो आज मैं बर्बाद हो जाती। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुमने भी मेरी बहुत मदद की, हम दोस्त हैं, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। मोनिशा उसकी बातें सुनकर खुश हो गई। जैसे ही समर जाने वाला था तभी अचानक मोनिशा उसके गालों को चूम लिया। समर ने हैरान होते हुए अपने गाल को छुआ और मन ही मन सोचा, क्या ये भी मुझसे प्यार करने लगी है, वरना ये मुझे ऐसे चूम क्यों लेगी। वहीं मोनिशा का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसे बहुत शर्म आ रही थी। समर ने उस पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया था। उसने मोनिशा और अस्पताल की प्रतिष्ठा बचा ली थी। मोनिशा को समझ नहीं आ रहा था कि समर का एहसान कैसे चुकाए। समर ने अब आगे कुछ नहीं कहा। उसने स्लाइन उठाई और कियारा के निजी कमरे में चला गया। मोनिका भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई थी। तभी कियारा ने मोनिशा का लाल चेहरा देखकर उससे पूछा, नर्स मोनिशा, आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है। मोनिशा का चेहरा बिल्कुल सेब की तरह लाल हो गया था। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वो गई थी तो मोनिशा का चेहरा सामान्य था और इतना अब लाल क्यों है। मोनिशा ने सिर हिलाते हुए अजीब तरीके से कहा, कुछ नहीं, शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि आज मैंने पानी बहुत कम पिया, मुझे डिहाइड्रेशन हो गई है। कियारा उसकी बात सुनकर अवाक रह गई। उसने मन ही मन सोचा, माना कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मुझे बेवकूफ तुम मत बनाओ। कम पानी पीने से तुम्हारे चेहरे का लाल रंग का क्या लेना देना। लेकिन कियारा ने उसे कुछ भी नहीं कहा। तभी मोनिशा ने कियारा का हाथ थामते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कियारा, चलो मैं तुम्हें आईवी इंजेक्शन लगा देती हूँ। ये कहते हुए उसने कियारा को इंजेक्शन लगाया और उसके बाद उसने कियारा को उसकी हालत के बारे में थोड़ा समझाया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद समर ने चिंता भरे स्वर में कियारा से पूछा, क्या अब तुम्हें कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। कियारा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। कियारा काम में डूबी रहती थी, बीमार होने के बावजूद भी। उसने समर से कंपनी के दस्तावेज लाने और उनके लिए दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा था। वो कंपनी के लेन देन को संभालना चाहती थी। असल में कियारा ज़्यादा बिजी नहीं थी, लेकिन कियारा अग्रवाल इंडस्ट्री की सीईओ थी और कंपनी उस पर निर्भर थी। कई मामलों में उसके हस्ताक्षर और स्वीकृति की जरूरत थी। इसके अलावा कियारा पर शादी और हादसे के कारण पहले से ही काम का बोझ था। अगर मामले को ठीक से समाधान नहीं हुआ तो कंपनी की कमाई पर असर पड़ता। समर ने कियारा को ध्यान से काम करते हुए देखकर कहा, डार्लिंग, हमारे पास बहुत पैसा है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। समर के पास बहुत पैसा था। उसने दिल्ली के बड़े परिवारों से हजारों करोड़ रुपए ले लिए थे। ये पैसा उनके खर्च के लिए काफी था। कियारा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, भले ही आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, फिर भी मुझे काम करना ही पड़ेगा। अग्रवाल इंडस्ट्री मेरे दादा की निशानी है। मैंने अपने दादाजी से वादा किया था कि मैं कंपनी को अच्छे से बनाऊंगी और अग्रवाल इंडस्ट्री को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने की कोशिश करूंगी। दुनिया की नंबर 1 व्यवसायी महिला बनना मेरा सपना भी है। समर कियारा के सपने के बारे में सुनकर दंग रह गया था। उसने हैरान होते हुए मन ही मन सोचा, दुनिया की नंबर 1 बिजनेस वूमन। उसने कभी नहीं सोचा था कि कियारा इतने बड़े सपने देखती होगी। अग्रवाल इंडस्ट्री उसके दादा की देन थी। वो अपने दादाजी से किए वादे को पूरा करने की कोशिश भी कर रही थी। तभी कियारा ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा, डार्लिंग, आपका सपना क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। असल में इतने लंबे समय तक शादीशुदा होने के बावजूद भी दोनों का दिल खोलकर बातें करने का मौका नहीं मिला था। वो समर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वहीं उसकी बात सुनकर समर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और गहराई से सोचने लगा। समर को अचानक आश्चर्य हुआ, उसका सपना क्या था। हर किसी का कोई ना कोई सपना जरूर होता है, लेकिन उसका तो कोई सपना ही नहीं था। जब वो किंडरगार्टन में था तो उसका सपना वैज्ञानिक बनने का था। फिर उसके माता पिता गायब हो गई।
समर को अचानक याद आया कि उसके पिता के गायब होने की एक रात पहले उसके पापा ने उससे पूछा था, समर तुम्हारा सपना क्या है? समर ने अपने पिता को उत्तर दिया था, पापा मेरा सपना मार्शल आर्ट का राजा बनना है। मैं अपराजय रहूंगा। मेरा दूसरा सपना डॉक्टर बनना और दुनिया के सभी बीमार लोगों को बचाना है। उसके पापा ने उससे कहा था, समर मैं उस दिन इंतजार करूंगा जब तुम अपने सपने पूरे करोगे। उसके पापा के शब्द उसके जहन में गूंजते रहे। दुर्भाग्य से उसके पापा भी गायब हो गए। समर ने अपने पापा से किए वादे के बारे में सोचा। खुद से कहा, मैं आपसे अपना किया वादा पूरा करूंगा पापा। मैं दुनिया का नंबर 1 मार्शल आर्ट मास्टर और सबसे अच्छा डॉक्टर बनूंगा। इसी क्षण समर को अपनी प्रेरणा और लक्ष्य भी मिल गया था। वो भविष्य में इसी लक्ष्य को पाने की कोशिश भी करेगा। कियारा एक तरफ से सलाइन लगवा रही थी, दूसरी तरफ से वो कंपनी के काम को निपटा रही थी। समर उसके साथ था। सलाइन खत्म होने पर वो नर्स को बुलाता। खाना का समय होते ही उसके लिए खाना लेकर आता। समर कियारा का पर्सनल असिस्टेंट बन गया था। तभी अलिस्का अपनी बेटी से मिलने आई। जब उसने देखा कि समर कियारा के माथा तौलिए से साफ कर रहा है तो उसने कहा, समर तुम ये सब नर्स करने के लिए कह सकते हो, तुम खुद भी थोड़ा आराम कर लो। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सासू माँ कोई बात नहीं, कियारा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। उसने कियारा का शरीर साफ करने के लिए नर्स को नहीं बुलाया। इसके बाद समर ने अलिस्का से कहा, सासू माँ क्या आप यहाँ रुक सकते हैं? मैं कियारा के पैर धोने के लिए पानी का बेसिन लेकर आता हूँ। कियारा घायल होने के कारण झुक नहीं सकती थी। वो किसी भी की मदद से अपने पैर धो सकती थी। समर अभी कियारा के पैर धोने में मदद करना चाहता था, लेकिन वार्ड में कोई था नहीं। वो कियारा के वार्ड में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और जब उसकी सास यहाँ आ गई थी वो जाकर पानी का बेसिन लेकर आ सकता था। उसको ऐसा जाता हुआ देखकर अलिस्का ने कियारा से कहा, बेटी तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें ऐसा पति मिला। मैं और तुम्हारे पापा से कई वर्षों से एक साथ हैं, लेकिन उन्होंने भी आज तक मेरा इतना ध्यान नहीं रखा। अलिस्का और उसके पति को अपनी शादी के दौरान ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। न ही कोई कार दुर्घटना हुई, हालांकि वो ज्यादा करीब नहीं थे। शिवराज ने उसे कभी प्यार तक खाना भी नहीं खिलाया था, पैर धोने तो दूर की बात। कियारा ने मुस्कुराते हुए मीठी आवाज में कहा, मामा मुझे पता है समर मुझसे बहुत प्यार करता है। वो अपनी माँ की बातों में जलन का भाव महसूस कर रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो बहुत भाग्यशाली है जो उसको समर जैसा पति मिला। उसने आज तक कोई आदमी नहीं देखा जो पत्नी का इतना प्यार करता हो। तब अलिस्का ने उससे पूछा, कियारा ये बताओ तुम और समर मुझे नानी कब बना रहे हो? उसकी बात सुनकर कियारा का सुंदर सा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी माँ के शब्दों ने उसे शर्मिंदा कर दिया था, इसलिए उसने शर्माते हुए कहा, मोम मैं और समर अभी तक इकट्ठे एक कमरे में नहीं सोए, तो फिर हम इतनी जल्दी आपको नानी कैसे बना सकते हैं? उसकी बात सुनकर अलिस्का हैरान रह गई। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी और उसके दामाद एक साथ अभी तक क्यों नहीं सोए। ये सब क्या है? शादी के प्रमाण पत्र पर दस्तखत तो बहुत पहले मिल चुके थे, फिर क्या परेशानी थी? वहीं कियारा को अफसोस हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे सब कुछ उगल दिया। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान मेरी जबान फिसल गई। शुक्र है उसके सामने उसकी माँ थी, अगर कोई और होता तो उसके बारे में क्या सोचता। अभी क्या करेगी कियारा? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर भेजें। और एक साइड में एक आजकल नया बटन आया है हाइप का, उस हाइप वाले बटन को भी ज़रूर से ज़रूर दबाएं।